हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एनटीपीसी के क्वेश्चन जो उसके जो 47 सेट में पूछे गए सारे मैथ क्वेश्चन 57 सेट में सॉरी। और ये इसका 7वां लेक्चर है। अगर इससे पहले का लेक्चर आप नहीं देख रखा तो आप जाके देख लेंगे। ये लेक्चर कर रहे हैं इससे कि आपको पता चलेगा कि मतलब पीछे जो ट्रेंड रहा है क्वेश्चनों का, है ना, तो उसको हम कैसे टैकल कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर सेम टू सेम मेरे एग्जाम में आते हैं तो उसको कैसे कर पाएंगे। पहली बात कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी होता है ना, PYQ जिसको हम बोलते हैं। PYQ कर लीजिए तो आपका समझ लीजिए 80% तैयारी हो चुका है। अगर PYQ आप कर पा रहे हैं तो उसी को देखते हुए हम ये PYQ सीरीज लेकर आए हैं और इसमें क्वेश्चन कराया जाए। चलिए तो यहाँ तो इससे पीछे क्वेश्चन हम कर चुके थे पिछले वीडियो में और इसके आगे क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो बिना टाइम कमाए शुरू करते हैं। ये 7वां लेक्चर आपको पता है, इससे पीछे का लेक्चर इसी चैनल पर डाला हुआ है तो आप जाकर देख लेंगे। एक लेक्चर वाइज लिखा हुआ है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे करके सिस्टमेटिक तरीका में दिया गया लेक्चर है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी चीज़ का। चलिए शुरू करते हैं 13वां क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये करा कि दिया गया है कि ये दिया हुआ एक इक्वेशन एक है, एक ये और जेड का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए तो इसमें दिया हुआ है एक्स के पावर जेड बराबर वाई के पावर 10। तो एक्स कितना है, 5 8 के पावर और जो 0.5 है इसको 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। और इसका पावर कितना है, जेड लिख, ठीक है। और यहाँ यह वाई कितना है, वाई है 5 8 के पावर कितना है 0.79 इसके पावर 10। अगर इसको हम सोल्व करते हैं नीचे इसको, ठीक है ना, हो जाएगा 5 8 के पावर Z/2 है ना, ये ऊपर जेड है, Z/2 बराबर 5 8 के पावर 7 9 हो जाएगा ना भाई, 709 होगा ना भाई, ठीक। अब देखिए आपको पता है ये कि जैसे m के पावर अगर n दिया हुआ है और m के पावर अगर z दिया हुआ है तो बेस अगर इक्वल है तो जो पावर हो वो भी इक्वल होगा। जैसे अगर यहाँ पे हो जाएगा n बराबर z, अगर 10 के पावर 5 दिया हुआ दिया हुआ है, ठीक है, और दिया हुआ कोई k के पावर 3, ठीक है। कि ये मैंने गलत लिख दिया, रुक जाओ। मेरा ये कहना था कि अगर बेस बराबर है ना, जैसे अगर 10 के पावर 2 दिया हुआ है और 10 के पावर 3x दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बेस बराबर हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 2/3, है ना। यहाँ से निकाल लेंगे 3x बराबर 2 तो x बराबर 2/3। कैसे आया, क्योंकि बेस बराबर होता है तो ऊपर जो पावर होता है वो भी बराबर हो जाता है। तो बेस बराबर है यहाँ पे, तो z/2 बराबर 709। अगर जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से गुना हो जाएगा उधर, तो 9 दूना 18, 7 9 14 1 15, तो हो जाएगा 15.8, है ना। आगे आंसर इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है कि 1400 नंबर क्वेश्चन है कि 1200 की राशि 3% प्रति माह की ब्याज दर से 11 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। इसमें कह रहा है कि 3% प्रति माह की दर से, मतलब प्रत्येक महीना का ब्याज 3% है। तो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है P/R/T/100 होता है ना भाई। तो P कितना दे रहा है, 1200 दे रखा है और बोल रहा है कि ये जो है वो 3% प्रति माह, तो 11 महीना में कितना हो जाएगा, 33% हो जाएगा ना भाई। आप निकालो सीधे 1200/100 और गुणे 33%, 11 महीना 11 गुणे 3 33% हो जाएगा इसका, ठीक। अब इसको निकाल लीजिए आप, 12 00 से 00 खत्म, 12 36 और गुणे 11 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 3 9 और 396, ठीक है। ये तो सिर्फ फॉर्मूला पता, ये P हो गया 1200 और R/T जो हम निकालेंगे यहाँ से 11 33, तो मैंने यहाँ 33 रख दिया, बटे में 100 करके निकाल दिया आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि x × 3x - 5 प्लस, इसको सरलीकृत करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या है, गुणा करेंगे 3x² - 5x प्लस 5x² - 15 और प्लस 16, गुना कर दिया मैंने, है ना। देखिए तो
तो 3x² और 5x² होता ना, 8x² माइनस 5x हो जाएगा, -5x और -15 प्लस 16 तो हो जाएगा +1। तो यही होगा 8x² -5x +1, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पे बेचने पर निर्भर को 26% की हानि होती है ना। 26% की हानि होती है यदि वो वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 84% में बेचता है तो लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए आपको जब भी ऐसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अगर आपने नहीं कर रखा है तो आपको लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया है इसने, है ना। अगर आप अगर आपको लगता है कि तैयारी की ठीक है तो इसको करके देखो एक बार, है ना। आप कैसे करते हो फिर मुझे बताना कैसे मैंने किया इसको, है ना। देखिए इसमें ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि मैं मान लेता हूँ कि इसकी, कुछ भी मान लो आप, मैं मान लिया कि इसकी 5 यूनिट है, इसका ये 2/5 बोल रहा है ना यहाँ पे। तो मैं मान लिया कि इसका जो SP है वो 5 यूनिट है ना। 5K मान लेता हूँ, कुछ भी मान लूँ। मैंने मान लिया इसका जो SP है वो 5K है। तो SP के 2/5 पे बेचता है, मतलब 2K पे अगर बेचता है तो उसको कितना होता है, 26% की हानि होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर उसको 2K पे बेचा जाता है, मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मान लिया कि 5K इसकी SP मान ली मैंने, कि बोलता है कि विक्रय मूल्य के 2/5 पे बेचने पर मैंने मान लिया कि SP 5 है, 5K है, तो उसका 2/5 कितना हो जाए 2K। 2K पे बेचने पर क्या होता है, 26% की हानि होती है। 26% की हानि मतलब क्या हुआ कि 100 - 26 बराबर 74 हो गया, 74%। 74% किस चीज़ का, CP का। मतलब कि अगर 2K पे भेज रहा है तो वो हो रहा है किसके बराबर, वो हो रहा है 74% बराबर 74% CP के, है ना। CP जो होगा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य बोल सकते हैं, क्रय मूल्य के 74% के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इस वस्तु के विक्रय मूल्य के 84% में बेच जाए, मतलब 5K के 84% में बेचते हैं हम, तो मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लाभ होगा, है ना। ये जो है लाभ कितना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ, मुझे यहाँ से ये पता चला कि 2K के वैल्यू जो है वो 74% है CP के, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 5K का 84%। अगर हम बात करें 5K का 84%, है ना, 84% मुझे निकालना है। तो यहाँ से हम अगर बात करें कि 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से तो हो जाएगा 74% ऑफ CP बटे 2K। ऐसे हम अगर 1 का वैल्यू ये देखा है तो हम मुझे निकालना है ये पूरा का, तो ये पूरा का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें गुना कर देंगे। तो 74% CP और बटे 2K गुने 5K, इसका 84%, 84/100 लिख देते हैं, ठीक। देखिए अब कैसे के ख़त्म, इसको और काटते हैं तो क्या हो जाएगा, काटते हैं तो चलिए पहले गुना कर लेते हैं फिर काट देंगे, ठीक है भाई। इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं आपके लिए, किस कलर से कर दूँ, ब्लैक से कर देता हूँ। चलो अब इसको गुना करते हैं, अगर इसको काटते हैं 2 से तो हो जाएगा कितना, 42 दूना 84, है ना। आप इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना कीजिए, अगर 74 गुने 5 परसेंटेज में ऊपर, ठीक है, 74 गुने 5 और गुने 42, तो गुना करते हैं 7×5 = 35, 350, 7×5 = 20, तो हो जाएगा 370 गुने 42। अगर गुना करेंगे तो और हो जाएगा कितना हो जाएगा, 37 दूना 74 और 37 चौका 7 दूना 8, 7 चौका 28, 100 ये हो जाएगा, ठीक। 8 7 15 और 2 1 3, 2 मिनट गुना मैंने सही किया ना भाई, 2 मिनट एक बार फिर से देख कर लेता हूँ। देखिए काटेंगे तो हो जाएगा 0, 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 7 74, करेंगे तो 0 7 चौका 28 और 7 12 12 और 2 14, है। करेंगे तो हो जाएगा 0 4 8 7 15 14 1 15, है ना। ये हो गया। तो मैं इसको अगर सीधे लिखना चाहूँ यहाँ पे तो लिख सकता हूँ, ये 15540 बटे 100%, भाई परसेंटेज ऊपर है ही, है ना। तो इसको अगर मैं इसको नहीं लिख के, और CP ये कितना है, वो CP है, तो 15540% ऑफ CP अगर 100 से भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 155.40 ऑफ CP, है ना।
देखिए तो सीपी कितना होता है 100%, और 100% से कितना अधिक हो रहा है तो 55.40% जो है वो सीपी के अधिक हो रहा है, मतलब ये प्रॉफिट हो गया। समझे कि नहीं आप? मैं इसमें क्या कर रहा था, मैं इसमें क्या क्या, मैं आपको कलर चेंज करके एक बार फिर से समझा देता हूँ, फिर हटाऊंगा। इसने मुझे कहा कि ये इसके दो मतलब सीपी के 2/5 पे बेचने पे इसको 26% की हानि होती है। तो मैंने क्या सीपी को 5 के मान लिया, और जो 2/5 करेंगे तो 2 के आ जाएगा, है ना। तो 2 की वैल्यू जो है वो 26% की हानि पे कितना हो जाएगा, 74% ऑफ सीपी। और सीपी पे हानि और जो लाभ होता है वो सीपी पे होता है। तो 26% हानि होगी तो कितना हो जाएगा सीपी का 74%। यहाँ से मैंने निकाली कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 74/2 के। तो 5 के ऑफ 84%, मुझे यहाँ बोल रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य, मतलब मैंने जो ये माना ना कि 5 के जो माना है उसका 84% अगर बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस होगा। तो 5 के 84% मैंने निकाल दिया, तो उसका आ रहा है कितना 155.40%। तो आप ये देखिए कि 100% तो उसका सीपी है, मूल्य है उसका, है ना। तो 100 से जितना अधिक होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। अब परसेंटेज में मैं निकाल रहा हूँ, इसलिए मुझे अलग से परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये 5 के ये जो हो जाएगा 155.4 के जो 4% जो होगा वो सीपी का हो गया। इसका जो इतना पे बेचेगा, अगर इस मूल्य पे बेचता है तो इसको इतना पैसा मिला, लेकिन फ़ायदा कितना हुआ, फ़ायदा 100 से ऊपर होगा तो होगा। तो 100 इसमें हटा देते हैं तो 55.4% जो होगा वह फ़ायदा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है भाई, चलिए अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। क्योंकि इसको थोड़ा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बेलनाकार छड़ की बाएं वक्र पे क्षेत्रफल 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि छड़ की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो छड़ की बाहरी त्रिज्या दशमलव में ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार ऐसे छड़ है, ठीक है, ये छड़ दे रखा है, ये बेलनाकार छड़ बोला वाकई बाहरी वक्र पे क्षेत्रफल। तो ये अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आर है, इसका त्रिज्या अगर मान लेते हैं आर है ना, और हाइट जो है वो एच है ना, ये जो हाइट है एच है, ठीक। तो वक्र पे क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h, 2πr/h। तो 2 इंटू π/7 इंटू आर कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, तो आर का 8 हम देंगे। और एच क्या होता है, एच है 72 सेंटीमीटर, तो 72 इसका वैल्यू कितना दे रखा है 3300, तो 3300 हो गया। तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 300 हो गया। और इसको और काटना चाहे तो कितना कट सकते हैं, अगर 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 से हो जाएगा ये 25 या 75, तो 75 मतलब कट जाएगा, ठीक। तो अगर और इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ना 75 गुने 7/72, है ना, ये आ गया। इसको और सोल्व करते हैं, ये थोड़ी इरेज कर देता हूँ। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे इसको, देखिए आपको अलग पेन ले लेता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। सब कैसे करेंगे कि मैंने इसको मान लिया कि 75 गुने, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 72 + 3 गुने 7/72, ठीक। अगर इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 72 से एक मतलब कट जाएगा, और एक में 7 से गुना होगा 7 हो गया, ठीक, प्लस 7 × 21/72। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7.21/72, ठीक। इसको काटेंगे 3 से तो 3 7 और 3 24 हो जाएगा 7.7/24, है ना। तो 703 के आसपास होगा, है ना, 702 3 है 29, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर 24 या 72 अगर लिखते हैं 702 रहता तो 3 मतलब कट जाता है ना, लेकिन अगर 3 से कम है थोड़ा सा तो 702 ठीक, आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इरेज कर देता थोड़ा सा भाई, जिनको लिखना है वो लिख लेंगे क्योंकि स्पेस कम है, तो मैं इरेज करके लिखता हूँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, विपुल और मोहन एक मोहम्मद और औसत वजन, अच्छा विपुल मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 45 kg है। यदि विपुल और मोहन का औसत वजन 43 kg है और मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 50 kg है तो मोहन का वजन क्या कीजिए। देखिए विपुल है, विपुल मोहम्मद, इस सबको मैं मान लेता हूँ, ये है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। मान लिया कि एक ए है
अरे क्या हो गया, 2 मिनट। ओ भाई सॉरी। मैं माना कि एक ए व्यक्ति है, एक बी है और एक सी है, ठीक। ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन 45 दिया हुआ है, तो इसका टोटल वजन कितना हो जाएगा, 45 और गुने 3 बराबर हो जाएगा 135। बोला विपुल और मोहम्मद का, ठीक है, विपुल और मोहन का, मतलब ए प्लस बी का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 43 किलो, तो 43 दूना 2, 43 गुने 2 तो हो जाएगा 46, 86 की जो 86 किलो हो जाएगा ए और बी का। और मोहन और मोहम्मद का मतलब बी प्लस सी का जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 की जो, तो 50 गुने 2 तो हो जाएगा 100। तो मुझसे पूछ रहा है कि मोहन का ज्ञात करने के लिए, मतलब बीच वाला का, है ना। तो क्या करेंगे हम कि फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि बी 2 बार आ रहा है, तो मैंने क्या किया ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया एक जगह और प्लस बी बाद में कर दिया, और दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 186। 186 आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मुझे दे रखा है कितना 135, जिसको ऐसे लिख सकते हैं कि 135 प्लस बी प्लस 186, है ना। तो यहाँ से बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 1, 186 में से 135 गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा 51, ठीक, 51 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हो तो कार्य का कितना भाग जैसे रह जाएगा। देखिए बोला है कि ए जो है वो 10 दिन में पूरा कर सकता है ए, और बी जो है वो 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 20 यूनिट। और एक ये 10 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा ये 2 यूनिट, और 20 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में ए बी जो है 1 यूनिट करेगा। बोला दोनों मिलके कितना काम किया 6 दिन तक, तो दोनों मिलकर कितना काम किया 2 + 1 गुने 6, तो 18 यूनिट काम कर दिया। तो शेष कितना काम रह गया 2 काम शेष रह गया। और पूछ रहा है कितना भाग रह जाएगा, तो टोटल 20 है, और पूछ रहा है कितना भाग रह जाएगा, अगर भाग की बात करें कितना हिस्सा रह जाएगा तो 2/20 बराबर 1/10, ठीक है भाई आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 195 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, एक व्यक्ति को 13 सेकंड में पार कर जाती है। इसी रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी 255 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए बोल रहा है कि 195 मीटर की लंबी रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे समान दिशा में। देखिए ये रेलगाड़ी है, ऐसे जा रहा है रेलगाड़ी, और एक व्यक्ति भी है जो ऐसी दिशा में जा रहा है, कोई व्यक्ति मान लो कि एक मैन है ना, वो भी इसी दिशा में चला है, तो इसका स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको ये पता होगा कि रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो टोटल अपनी लंबाई को कवर करेगी, जितना उसकी लंबाई लेंथ होगा उतना कवर करेगी। लेकिन जब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी अन्य जो रेलगाड़ी होती है उसको पार करती है तो इसका लंबाई जुटेगा, फिर जो उसका लंबाई हो दूसरे ट्रेन का उसका भी ऐड होता है, या कोई उसका प्लेटफॉर्म का लंबाई हो वो भी ऐड होता है ना। ये आपको बेसिक चीज़ पता होगा, ठीक। चलिए तो इसमें ये कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति वो सिर्फ उस व्यक्ति को क्रॉस करता है, मतलब वो अपने लंबाई को क्रॉस करता है, 195 मीटर की लंबाई है उसकी, ठीक। तो 5 किलोमीटर घंटा चलता है, व्यक्ति को पार करता है तो उसको 13 सेकंड टाइम लगता है, मतलब और मान लेता हूँ कि उसका स्पीड x है ना, अब व्यक्ति का स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, आप ऐसे ही रख लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी। मैं मान लीजिए कि जो रेलगाड़ी की स्पीड है पहले का x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, और जो व्यक्ति का स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता है कि जब समान दिशा में चलते हैं तो स्पीड जो होता है रिलेटिव स्पीड या जिसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं वो जो घट जाता है, तो x - 5 और ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/8 से गुना होगा, ठीक, और गुने 13 बराबर 195, क्योंकि वो इस दौरान सिर्फ वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है, ठीक। दूसरा इक्वेशन ये है कि वो बोल रहा है कि उसके विपरीत दिशा में, मतलब एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है इस तरफ, तो दूसरी रेलगाड़ी जो है वो इस दिशा से आ रही है इस तरफ, है ना, उसके उसी के साइड, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है ना।
तो उस समय क्या होगा कि रेलगाड़ी की चाल जुट जाती है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। अगर इसको गुना करें कितना हो जाएगा, 5 से काटे तो 5 तिहाई 15 और 4 जीरो, 5 नंबर 4 5 5 9 45, 13 से काटेंगे 13 तिया 39, है ना। तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 8 3 54। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 54 में से 5 गया तो 49, 54 प्लस 5 सॉरी 54 प्लस 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 59। तो जो पहली रेलगाड़ी है उसकी स्पीड मुझे आ गई 59 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड जो है 56 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो क्या होता है, टाइम बोल रहा है कि एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 195 प्लस 255 बटे स्पीड कितना हो, विपरीत दिशा में चल रहा है तो स्पीड क्या होगा जुट जाएगा। तो 59 प्लस 76। देखिए स्पीड जो है मीटर में और जो सॉरी जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया हुआ है और जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे तो इसको चेंज कर लेंगे किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये 5 ऊपर हो जाएगा 18। ठीक, आप चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 5 5 10 हो जाएगा और 9 5 14 1 15 और 2 1 3, 5 5 10 9 5 14 1 15 और 2 1 3 1 4, 450 हो जाएगा। तो 6 गुना 18 और 9 6 15 और 7 5 12 1 13, 135। अब इसको काटिए, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 से 5 9 45 90 हो गया और 45 से काटेंगे 45 दूना 90, 45 दिया 135। 3 से काटेंगे 3 6 18, तो 6 गुना 2 तो हो जाएगा 12 सेकेंड। ठीक, तो ये हो गया आंसर 12 सेकेंड। ठीक है भाई, ये हो सकता है आपको लेंदी लगे पहली बार में, लेकिन ये समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, उतना लिखने की ज़रूरत है नहीं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, और जितना करा रहा हूँ बस उतना करके जाइए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने खुद एग्जाम दिया है और 120 में से 98 नंबर लेकर आया हूँ मेंस में, है ना। तो वो ऐसे तुक्के मार के तो आएंगे नहीं। आपको क्या करना है कि मैथ रीजनिंग में ऐसे रखना है कि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। मैं रीजनिंग का भी करा रहा हूँ भाई, थोड़ा देर वेट कर लो और रीजनिंग का भी लेकर आऊँगा, बहुत ही शानदार क्लास। जो ऐसे जैसे मैं ये लेकर आ रहा हूँ ना, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उस टाइप के, जो भी चैप्टर से मतलब कंसेप्ट होगा उसका, वो सब बताता चलूँगा जैसे इसमें बता रहा हूँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31 91 और 225 को विभाजित करने पर शेषफल 8 9 और 10 बचते हैं, है ना। इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये सब ना आप जब क्लास में पढ़ते हो तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। आपको लगता है सिर्फ प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन कर लें, ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर ले या ट्रिग्नोमेट्री का कर ले, इस सब क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर करते क्लास में, लेकिन इस सब का महत्व अभी पता चलता है। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए बोल रहा है कि 131 91 और 215 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 8 और 9 और 10 प्राप्त होंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आते हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, 9 बच रहा है, 10 बच रहा है ना भाई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से घटा ही देंगे। इसको कैसे करना है कि 131 माइनस 8 कितना हो जाएगा 123। ठीक, 91 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82 और 215 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 205। ठीक, ऐसा जब भी बोले कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब उस सबका मौसा निकालना है, महत्तम समापवर्धक या HCF जिसको बोलते हैं आप लोग, वो निकालना है। और बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है, 9 शेष बचता है और जो 10 शेष बचता है। इसमें 31 में से 8 घटा देंगे हो जाएगा 123 और 91 में से 9 घटा दिए तो हो जाएगा 82 और 215 में से 10 घटा दिए 205। और क्या करेंगे, इस सब का HCF ले लेंगे। तब जब भी इस सब का HCF लेंगे तो इसका आ जाएगा HCF 41
आप जिस हिसाब से लेते हैं SPSCF भाग 20 से लेना चाहें तो उससे ले सकते हैं। मैं तो सीधे ही मुझे दिख गया कि 41 गुना 3 ये हो जाएगा, है ना, 41 गुना 3, 41 गुना 2 हो जाएगा, 41 गुना 5 ये हो जाएगा, तो SCF इसका 41 हो गया, है ना, तो 41 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9, 1, 6, 7, 3 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 88 से पूर्णतः विभाज्य है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कि अगर आपको अभी दिख रहा होगा कि आपने अगर नहीं कर रखा है ये सब क्वेश्चन पहले से, तो आपको लगेगा कि ये भाई ये क्या पूछ लिया। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 88 से पूर्णतः विभाज्य हो, है ना, 88 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, आपको 11 और 8 से दोनों से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप एक तो सीधा सीधा तरीका है इसका कि आपको कुछ नहीं आता तो आपको मैं पहले वही बता देता हूँ, है ना, कि 91673 करना है और इसका 88 से भाग देना है। ठीक, 88 से भाग देंगे। अगर देखिए 8 9 बात 8 दहाई 180, एक मतलब पहले करते हैं, 88 हो जाएगा 3 6, है ना, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 7, तो 8 चौक 32 320, हाँ 8 पंच 40, मतलब 8 चौक मतलब कटेगा 4 से, 8 चौक 32 और 8 चौक 32 और 3 35 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 15 और बचेगा 3, और 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूना 16 भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर 8 दूना 16 लगाते हैं 160, और 8 दूना 16, 16 117, मतलब 176 चाहिए कम से कम, है ना। अगर अगर इसको अगर निगेटिव करना चाहें तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और हो जाएगा 2, इसका मतलब क्या है कि -23 आ गया, मतलब 23 कम से कम और इसमें जोड़ना पड़ेगा तब जाके ये पूर्णतः विभाजित होगा इससे। ठीक है भाई, दिख गया आपको, ऐसे एक संख्या को लेना है और इसमें भाग देना है इसको। ठीक, मैंने भाग दे दिया, मुझे पता चला कि अगर यहाँ पर आया 153 तो एक मरतबे कटेगा तो कितना हो जाएगा 88। लेकिन हमको क्या करना है, अगर बोलता है कि घटाने के लिए तो इसमें से 88 एक मरतबे लगा के 88 घटा, जैसे 88 घटा देंगे इसमें से कितना हो जाएगा 5 और ये 14, 14 में से 8 गया तो 6, मतलब 65। अगर बोलता है कि छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसको घटाने पे पूर्णतः विभाजित होगा, तो 65 घटाने पे पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन जब बोलेगा कि कितना जोड़ने पे, तो 23 जोड़ने पे ये पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम मुझे बोल रहा है कि जो कितना जोड़ने पे, है ना, तो जोड़ने पर काम करेंगे हम लोग। ये घटाने के लिए बोलता है तो हम लोग घटाने के लिए 65 घटाते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी की वर्तमान आयु, छोड़ी भाई, ये मुझे लगता है ये लंबी वीडियो हो गई, 27 मिनट हो गए, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जो अगले वीडियो आएंगी उसमें फिर हम 23 से कर लेंगे आगे क्वेश्चन। छोटा छोटा वीडियो रख रहा हूँ कि ताकि आपको भी ज़्यादा बर्डन ना हो, और जो भी लोग इसको फॉलो करना चाहते हैं आराम से कर लीजिए। जो भी लोग आपके दोस्त लोग जो तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड में, तो उनको भी शेयर कर सकते हैं। जो NTPC के मतलब जो रेलवे के मतलब मेनली जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, है ना। बाकी और भी जो किसी एग्जाम का कर रहे हैं उसको भी फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन रेलवे वालों के लिए मस्ट है। और भाई सब्सक्राइब कर देना अपना, ठीक, चैनल को अगर नए हो तो। ठीक है, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चलिए।